90 के दशक में बनारस के हर चौराहे नुक्कड़ पर मौजूद पान की दुकान पर सुभाष घई की फिल्म खलनायक का गीत नायक नहीं खलनायक हूं मैं बजा करता था। नायक नहीं खलनायक है तू। बनारस की गलियां ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत से खूनी रंग में रंगी जा रही थी। हर तरफ ब्रजेश और मुख्तार का खौफ पसरा था। उस बीच बनारस में कभी कभी पड़ोस के जिले जौनपुर के एक नौजवान के रंगबाज किस्से से भी बनारस दो चार होता रहता था। उस शख्स का नाम था धनंजय सिंह, जिसने अपराध का ककहरा पढ़ा तो जौनपुर में, लेकिन उसे पूर्वांचल की धरती से दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमल में लाता था। धनंजय सिंह ने छात्र राजनीति से अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर राजनीति की दुनिया में वापसी कर 3 दफे माननीय का तमगा भी हासिल किया। मौजूदा समय में धनंजय सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के यूपी में अकेले ऐसे खेवनहार हैं जो 2 दफे विधायक और 1 बार सांसद रहे। आज हम उन्हीं धनंजय सिंह के बाहुबल और दबंगई के अपराध के कुछ ऐसे पन्नों को खोलने जा रहे हैं जो शायद आज के पहले तक आपके लिए अछूते रहे हों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इस तरह की तमाम और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो हम आज बात करने वाले हैं उस धनंजय सिंह की जो 90 के दशक में जौनपुर के तिलकधारी सिंह कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने पहुंचे तो चेहरे पर ठीक से मूंछ की रेख भी नहीं आई थी। कहते हैं कि उस जमाने में हड्डियों के ढांचे पर शर्ट पैंट का लबादा ओढ़े धनंजय सिंह हर किसी से भिड़ने को तैयार रहते थे। धनंजय सिंह की कुंडली में खून का दाग लगा साल 1992 में। बकौल जौनपुरिया की धनंजय सिंह इतना मनबड़ था कि सामने वाला आदमी चाहे कितना भी बलिष्ठ हो, धनंजय डरने वालों में से तो नहीं था। जौनपुर के साथ एक किस्सा लोकल एरिया में मशहूर है कि जौनपुर की मूली, मक्का और मक्कारी का कोई तोड़ नहीं। अब भला जौनपुर के साथ मक्कारी कैसे जुड़ी, इसे इस अपराध की कहानी में हम आपको आगे समझाने वाले हैं। धनंजय सिंह की कुंडली में खून का दाग साल 1992 में उस वक्त लगा जब टीडी कॉलेज से 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे धनंजय सिंह पर पहली बार एक युवक की हत्या का आरोप लगा। बोर्ड की परीक्षा भी धनंजय सिंह को पुलिस हिरासत में देनी पड़ी थी और इस तरह से पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में एक और अपराधी की फहरिस्त जुड़ जाती है जो काफी लंबे वक्त तक पुलिस की डायरी के पन्नों को भरती रहती है। खैर, उस मामले में बचते बचाते धनंजय सिंह के परिवार ने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भेज दिया। यहाँ एक बात और जान लें कि 90 का दशक लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए सबसे खराब दौर माना जाता है। यूनिवर्सिटी में हो रहे अपराध के कारण हसनगंज थाने का रोज नामचा रोजाना लाल स्याही से सरोबार रहता था। यहाँ से छात्र या तो खद्दर पहनकर नेतागिरी करने निकल जाते थे या फिर तमंचा लेकर अपराधी बनने। अभय सिंह और धनंजय सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोले के जय वीरू थे, जबकि इसी यूनिवर्सिटी ने अपने स्वर्णिम काल में भारत को 2 राष्ट्रपति दिए। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसी यूनिवर्सिटी के अमूल्य धरोहर थे। इनके अलावा सुरजीत सिंह बरनाला, अतुल अंजान, सैयद सिब्ते रजी, केसी पंत, सज्जाद जहीर और विजया राजेश सिंधिया जैसे न जाने कितने नेताओं को इसी यूनिवर्सिटी ने राजनीति की दुनिया में दाखिल होने की सलाहियत दी। 90 का दशक लखनऊ यूनिवर्सिटी के अद्भुत पराभव की गाथा कहता है जब धनंजय सिंह टीडी कॉलेज से सीधे लखनऊ यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली हॉस्टल पहुंचे। उस वक्त फैजाबाद का एक और छात्र अभय सिंह दबंग बनने का सपना पाले गोल्डन जुबली में रहा करता था। अभय सिंह भी अपराध की दुनिया से होते हुए राजनीति में दाखिल हुआ। समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय विधायक बना और जौनपुर के धनंजय सिंह का पहले जानी दोस्त और फिर बाद में जानी दुश्मन बना। अभय सिंह और धनंजय सिंह ने देखते ही देखते लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोले के जय वीरू की तरह गदर मचाना शुरू कर दिया। एक अन्य दबंग छात्र अनिल सिंह का अपना अलग गैंग था।
जिसके खास आदमी अजय सिंह की हत्या 1996 में कर दी गई। अजय सिंह आजमगढ़ का रहने वाला था और उसकी हत्या में अभय सिंह के साथ धनंजय सिंह का नाम भी जुड़ा था। यहीं से धनंजय सिंह ने सही मायने में अपराध की दुनिया में एंट्री ले ली। लखनऊ के गोम्स मर्डर से धनंजय सिंह कुख्यात बने और उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े बम चलाना, गोलियां चलाना, हॉकी रॉड से सरेआम पिटाई करना रोजमर्रा की बात थी। इधर प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे होते, उधर कोई क्लास के बाहर बम फोड़ देता। धनंजय सिंह और अभय सिंह की जुगलबंदी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को इतना रुला दिया था कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें बिना बीए किए ही निकाल देने का फैसला कर दिया। लेकिन बावजूद उसके धनंजय सिंह के गोल्डन जुबली वाले कमरे में मजाल नहीं कि कोई दूसरा छात्र रह भी सके। हॉस्टल में धनंजय सिंह का कमरा चाहे जिसके नाम से अलॉट हो, हमेशा उनके लिए खाली रहता, क्योंकि यदा कदा भटकते हुए धनंजय सिंह और अभय सिंह हॉस्टल आकर उसी कमरे में रात बिताया करते थे। लखनऊ में अपनी वारदात के लिए कुख्यात धनंजय सिंह का नाम करीब 176 साल पुराने लॉ मार्टिनियर स्कूल के टीचर फेडरिक गोम्स की हत्या से भी जुड़ा। 7 मार्च 1997 के दिन सुबह करीब 6 बजे लॉ मार्टिनियर स्कूल के बैचलर्स हॉस्टल में वार्डन फेडरिक गोम्स की 18 गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सीधे जुड़ा धनंजय सिंह से और ये मर्डर विशुद्ध रूप से ठेके का मर्डर था, यानी पैसे लेकर सुपारी हत्या का मामला। इसके अलावा लखनऊ के हसनगंज में हुई संतोष सिंह की हत्या में भी धनंजय सिंह का नाम सामने आया था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब लखनऊ में बन रहे अंबेडकर उद्यान के प्रोजेक्ट मैनेजर गोपाल शरण श्रीवास्तव की धनंजय सिंह गिरोह ने गोली मारकर हत्या कर दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या से बहुत नाराज हुई, क्योंकि अंबेडकर उद्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मायावती के रडार पर आते ही धनंजय सिंह इनामिया बदमाश बने। वैसे भी मायावती उस वक्त चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगा दे हाथी पर के नारे के साथ मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंची थी। अब भला सीएम साहब को ये कैसे बर्दाश्त होता कि लखनऊ में उनकी नाक के नीचे कोई धनंजय सिंह जैसा आदमी उनके ही ड्रीम प्रोजेक्ट के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने धनंजय सिंह के अपराध की फाइल तलब की तो पता चला कि अकेले लखनऊ के हसनगंज, अलीगंज, गाजीपुर, हुसैनगंज और हजरतगंज कोतवाली में हत्या समेत दर्जनों अपराध धनंजय सिंह के नाम पर दर्ज हैं। धनंजय सिंह के अपराध की फाइल देखते ही मायावती आग बबूला हो गई। सबसे पहले गाज गिरी लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी रजनीकांत मिश्रा पर। मायावती ने तुरंत उनका तबादला कर दिया। इसके अलावा उस वक्त एसपी ट्रांसगोमती बीएन सिंह, सीओ गाजीपुर केबी सिंह और इंस्पेक्टर गाजीपुर अभिमन्यु सिंह को सस्पेंड कर दिया और यूपी शासन ने फरार धनंजय सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। 1997 से 98 में 50,000 रुपए का इनामी होना उस जमाने में अपराधी को धंधे में सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचा देता था, और हुआ भी ठीक वैसा ही। इधर धनंजय सिंह का पुलिस ने इनाम बढ़ाया, उधर धनंजय सिंह की वसूली का भाव भी आसमान छूने लगा। लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक हर दूसरे तीसरे अपराध में धनंजय सिंह गिरोह का नाम आने लगा। पुलिस महकमा धनंजय सिंह गिरोह की मनबड़ी से परेशान हो उठा। जिले की अपराध समीक्षा में पूर्वांचल के हर जिले के पुलिस कप्तान को डीजीपी से खूब खरी खोटी सुनने को मिलती थी। फरार धनंजय सिंह को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही थी। तभी एक ऐसा वाक्य हुआ कि अपराधी के अपराध को बेनकाब करने वाली पुलिस के चेहरे से बर्बरता का वो पर्दा उठा जिसे देखकर यूपी का प्रशासन और जनता दोनों दंग रह गए। 17 अक्टूबर 1998 को वाराणसी और मिर्जापुर से नए नए काटकर बने जिले भदोही में पुलिस का एक एनकाउंटर हुआ। भदोही के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश एनकाउंटर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के पास पहुंचे और बताया कि भदोही पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी दुर्दांत अपराधी धनंजय सिंह के गिरोह के अन्य 3 सदस्यों के साथ मुठभेड़ में उसे मार गिराया।
एसपी भदोही ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि धनंजय गिरोह एक पेट्रोल पंप लूटने के लिए आया था। ठीक उसी वक्त पुलिस को सूचना मिली। मारे गए लोगों में शमीम, अजय सिंह और एक अन्य बदमाश के साथ सरगना धनंजय सिंह भी शामिल था। इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था तत्कालीन सीओ भदोही अखिल आनंद मिश्र ने। अपराधियों से मुठभेड़ में सबसे आगे थे भदोही के इंस्पेक्टर बहादुर राम। उन्होंने 3 अपराधियों को वहीं ढेर कर दिया, जबकि चौथे को थाना अध्यक्ष औराई ने मार गिराया था। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन लखनऊ, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही सहित पूर्वांचल के तमाम जिलों के अखबार कुख्यात धनंजय सिंह के एनकाउंटर के किस्सों से रंग गए। मुठभेड़ को अंजाम देने वाली पुलिस टीम की वीर गाथा से अखबारों के कई पन्ने भरे पड़े थे। सूबे की जनता ने चैन की सांस ली कि धनंजय सिंह का आतंक खत्म हुआ, लेकिन मुठभेड़ के इस खेल में दिलचस्प झोल अभी बाकी था। भदोही पुलिस ने धनंजय के नाम पर किरण हरिजन को मार दिया। अखबार में मृत अपराधियों के छपे फोटो को देखकर मुठभेड़ के अगले दिन भदोही थाने पर एक बूढ़े माँ बाप पहुंचे और उन्होंने थाने के मुंशी को बताया कि आप लोग जिसे धनंजय सिंह बता रहे हो और जिसकी फोटो अखबार में छपी है, वो धनंजय सिंह नहीं बल्कि उनका बेटा किरण हरिजन है। थाने के मुंशी ने दोनों को डांट कर भगा दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और बताया कि मारा गया शख्स बनारस के भोजूबीर का किरण हरिजन है और उनका बेटा है। बूढ़े माँ बाप ने पुलिस से मांग की कि पोस्टमार्टम के बाद किरण हरिजन की लाश उन्हें दे दी जाए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। पुलिस के भगाने के बाद भी वो मोर्चरी पर डटे रहे और इस तरह पुलिस का भेद प्रेस वालों के सामने खुल ही गया। अगले दिन सभी अखबारों ने छापा कि भदोही एनकाउंटर फर्जी है। इसके बाद तो भदोही से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। डीजीपी दफ्तर से तुरंत तत्कालीन आईजी बनारस ओपीएस मलिक और डीआईजी मिर्जापुर को आदेश दिया गया कि वो मौके पर जाएं और मामले की जांच करके पुलिस मुख्यालय लखनऊ को सूचित करें। आदेश के बाद आईजी और डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की और लखनऊ मुख्यालय को इस एनकाउंटर के फर्जी होने की सूचना दी। धनंजय सिंह के परिवार ने भी मारे गए कथित धनंजय सिंह का शव लेने से मना कर दिया। फेक एनकाउंटर की खबर से सकते में आया पुलिस मुख्यालय अभी मंथन कर ही रहा था कि तभी कुछ दिनों के बाद असली धनंजय सिंह ने जौनपुर की जिला अदालत में एक पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। अब तो यूपी पुलिस को चेहरा छुपाए नहीं छुप रहा था, ना ही वो चेहरा दिखाने के काबिल रह गया था। मायावती सरकार इस फर्जी एनकाउंटर से भारी दबाव में आ गई और जांच को तुरंत सीबीसीआईडी के हवाले कर दिया गया। इसके बाद जांच रिपोर्ट में इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी और सुनियोजित हत्या करार दिया गया। इस फर्जी एनकाउंटर में सीओ भदोही अखिल आनंद मिश्रा, इंस्पेक्टर भदोही बहादुर राम, थानाध्यक्ष औराई समेत कुल 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। भदोही फर्जी मुठभेड़ के मामले में अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। उधर जौनपुर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद धनंजय सिंह जेल चला गया, लेकिन बाहर उसके गुर्गे इशारा पाते ही वारदात को अंजाम देते और वसूली का काम बिना किसी रोक टोक के करते रहे। थोड़े ही दिनों के बाद धनंजय सिंह का नाम लखनऊ के हजरतगंज के इलाके में हुई स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर बच्ची लाल की हत्या के मामले में जुड़ा, लेकिन सबूतों के अभाव में धनंजय सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई एक्शन हो ही नहीं पाया। अब हम आपको बताते हैं कि धनंजय सिंह कैसे अपराध की कोठरी से राजनीति की दुनिया में दाखिल हुए। दरअसल धनंजय सिंह का राजनीति में आना एक संयोग मात्र था, लेकिन यह संयोग भी तब बना जब उसके गुरु की मौत हुई। जी हाँ, जौनपुर का दबंग विनोद सिंह उर्फ विनोद नाटे जौनपुर के रारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। ये वही विनोद नाटे था जिसे बागपत में जेल से मारा गया मुन्ना बजरंगी भी अपना गुरु मानता था। दुर्घटनावश एक रोड एक्सीडेंट में विनोद नाटे की मौत हो गई। तब धनंजय सिंह को लगा कि मौका अच्छा है, गुरु ने राजनीति की पिच तैयार की है, क्यों ना नेतागिरी की एक पारी खेल ली जाए। कहते हैं धनंजय सिंह ने विनोद नाटे की एक फोटो ली
उसे अपने सीने से लगाकर मरे हुए गुरु के नाम पर वोट मांगने लगा। जौनपुर की जनता का दिल पसीज गया और इस तरह से धनंजय सिंह पहुंच गया सीधे लखनऊ विधानसभा की दहलीज पर। कभी 50,000 का भगौड़ा रहा धनंजय सिंह एक झटके में माननीय बन गया। खैर, बात तो किस्मत की है। धनंजय सिंह का नसीब देख पूर्वांचल का हर कट्टे तमंचे वाला हड्डी गड्डीधारी बदमाश माननीय बनने का ख्वाब पालने लगा। इस बीच साल 2002 में माननीय धनंजय सिंह एक दिन अपने लाव लश्कर के साथ बनारस पहुंचा। बनारस के लंका पर मशहूर केशव पान भंडार पर थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों और परिचितों से मिलने के लिए रुका। एक बार की तो लगा कि नहीं कि धनंजय अपराध की दुनिया का कुख्यात और राजनीति की दुनिया का माननीय है। वैसे धनंजय सिंह पान नहीं खाता है, इसलिए केशव की दुकान पर उसने पान नहीं खाया। लोगों से बातचीत की और फिर उसका काफिला लंका से कचहरी की तरफ निकला। तभी नदेसर के पास टकसाल सिनेमा के ठीक सामने अचानक खुल गया AK-47 का मुंह। धनंजय को भगौड़ा बनाने वाली मायावती ने ही उन्हें सांसद बनाया। धनंजय सिंह के काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ। हमले में धनंजय सिंह, उसके सरकारी गनर और 3 अन्य लोगों को गोली लगी। हालांकि इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई। हमले का आरोप धनंजय सिंह ने कभी अपने जानी दोस्त रहे अभय सिंह पर लगाया। अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच सरकारी ठेकों को लेकर काफी विवाद चल रहा था। दोनों के बीच आज भी ये दुश्मनी जारी है। साल 2002 के बाद 2007 का विधानसभा चुनाव आ गया और इस बार धनंजय सिंह को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने रारी विधानसभा से टिकट दे दिया और धनंजय सिंह को जनता ने भी दूसरी बार माननीय का सर्टिफिकेट दे दिया, यानी वो चुनाव जीतकर फिर से पहुंच गया विधानसभा। लेकिन धनंजय सिंह इस बात को समझ रहा था कि नीतीश की पार्टी का यूपी में कोई भविष्य है नहीं, इसीलिए उसने कभी मायावती के नजदीक रहे बाबू सिंह कुशवाहा को पकड़ा। कहते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा ने पैरवी की और मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा का टिकट दे ही दिया। धनंजय सिंह साल 2009 में माननीय विधायक से माननीय सांसद हो गया और लखनऊ विधानसभा की जगह दिल्ली के संसद भवन पहुंच गया। ये राजनीति भी कितनी विचित्र है। कभी वही मायावती थी जिन्होंने साल 1998 में धनंजय सिंह के अपराध के कारण कई पुलिस अधिकारियों को सजा दी थी। धनंजय सिंह को 50,000 का इनामी बदमाश बनाया था। साल 2009 में वक्त ने ऐसी करवट ली कि वही धनंजय सिंह जो मायावती के खौफ से भगौड़ा बन गया था, अब उन्हीं की कृपा से माननीय सांसद हो गया था। दरअसल ये सारा खेल नारों का है, ध्यान से समझिए। पहले बहुजन समाज पार्टी का नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, या फिर चढ़ गुड्डन की छाती पर मुहर लगा दे हाथी पर। वही नारा साल 2007 के आते आते हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, या फिर पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा में बदल गया। बसपा का बहुजन हिताय धीरे धीरे सर्वजन हिताय में तब्दील हुआ और उसी आंधी में धनंजय सिंह जैसा भी माननीय बन गया। धनंजय सिंह साल 2009 में सांसद हो गया, लेकिन धनंजय सिंह की कुंडली में लिखा राजयोग अब ढलान की ओर बढ़ रहा था। यानी साल 2009 के बाद धनंजय सिंह की राजनीति में शाम होनी शुरू हो गई। जल्दी साल 2011 में धनंजय सिंह बसपा सुप्रीमो मायावती से टकरा बैठा और मायावती ने बिना देरी किए चाय की मक्खी की तरह धनंजय सिंह को बसपा से बाहर निकाल फेंका। वो दिन था और आज का दिन है माननीय का तमगा धनंजय सिंह के लिए भूतकाल की बात हो गया। यानी उसके बाद से धनंजय सिंह ने न जाने कितने प्रयास किए, वो ना तो दिल्ली की संसद पहुंचा और ना ही लखनऊ की विधानसभा। धनंजय सिंह ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद साल 2017 में, जो कि पहले रारी सीट हुआ करती थी, उसी मल्हानी सीट से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा भी नहीं पहुंच सका। साल 2019 के लिए वो भाजपा के टिकट के जुगाड़ में था, लेकिन गोटी सेट नहीं हुई और उसने चुनाव नहीं लड़ा।
धनंजय सिंह की जिंदगी में अपराध और सफेदपोश नेतागिरी के अलावा एक और पहलू है और वो उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। धनंजय सिंह का वैवाहिक जीवन आपको बताते हैं। दरअसल धनंजय सिंह ने कुल 3 शादियां की। पहली पत्नी मीनाक्षी सिंह शादी के कुछ दिनों बाद साल 2007 में लखनऊ के गोमती नगर स्थित आवास पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाई गई। उसके बाद धनंजय सिंह ने दूसरी शादी दांतों की डॉक्टर जागृति सिंह से की। मूलतः गोरखपुर की रहने वाली डॉक्टर जागृति सिंह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डेंटिस्ट थी। सांसद के तौर पर धनंजय सिंह को दिल्ली में साउथ एवेन्यू की कोठी नंबर 175 अलॉट हुई थी। इसी में धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के साथ रहा करता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 नवंबर 2013 को तत्कालीन जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह के आवास पर उनकी घरेलू नौकरानी की रहस्यमयी स्थिति में मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा कि नौकरानी की मृत्यु से पहले उसे टॉर्चर किया गया था। पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की। शक की सुई सीधे धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह पर गई। पुलिस पूछताछ में जागृति सिंह ने अपना अपराध कबूल लिया। दिल्ली पुलिस ने जागृति सिंह को नौकरानी की हत्या मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। इस घटना से ठीक 1 साल पहले यानी साल 2012 में धनंजय सिंह ने जागृति सिंह को जौनपुर की मल्हानी सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया था, लेकिन जागृति सिंह को उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। नौकरानी की हत्या के मामले में फंसने के बाद धनंजय सिंह और जागृति सिंह के बीच तलाक हो गया। धनंजय सिंह ने निप्पो बैटरी के मालिक की बेटी से तीसरी शादी कर ली थी। इसके बाद ये शादी हुई थी साल 2017 में हैदराबाद के मशहूर उद्योगपति की बेटी श्रीकला रेड्डी से। पेरिस में शादी की। श्रीकला के पिता निप्पो बैटरी कंपनी के मुखिया थे। धनंजय सिंह के ससुर यानी श्रीकला रेड्डी के पिता जितेंद्र रेड्डी तेलंगाना के हजूर नगर से निर्दलीय विधायक रहे। श्रीकला के पिता का निधन हो चुका है। अगस्त 2019 में हैदराबाद में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में श्रीकला रेड्डी ने भाजपा की सदस्यता ली। वर्तमान में श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कहते हैं कि धनंजय सिंह की महत्वाकांक्षा ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। जौनपुर की राजनीति में खासा दखल रखने वाले धनंजय सिंह की छवि आज भी बाहुबली की मानी जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला 6 जनवरी 2021 की शाम को, जब मऊ के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि अजीत सिंह की हत्या लखनऊ के विभूति खंड स्थित कटौता चौराहे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कर दी गई। इस हत्याकांड के तार सीधा धनंजय सिंह से जुड़े। पुलिस ने मुकदमे में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, उनके करीबी विपुल सिंह और शूटर रवि यादव को नामजद किया। इस मामले को लेकर पुलिस धनंजय सिंह की तलाश करती रही और धनंजय सिंह पुलिस के सामने होते हुए भी फरार रहा। कहा यह जाता है कि धनंजय सिंह जौनपुर के ही आसपास रहता है और अक्सर बाजार में दिखाई भी देता है, लेकिन सियासी रसूख के चलते पुलिस भूतपूर्व माननीय को देखकर भी अनजान बनी रही और फरार होने की बात कहती रही। खैर, इस मामले में भी धनंजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल ही गई। आज की तारीख में धनंजय सिंह कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, कभी जौनपुर के बीच चक्रमण करता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर आज की तारीख में भी धनंजय सिंह का प्रभाव जौनपुर पर जस का तस बना हुआ है। ये है धनंजय सिंह के बाहुबल का पूरा किस्सा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।